जी, गुड आफ्टरनून। तो वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल, विजिबल, पार्टनर से सभी आवाज आ रही? तो शुरू किया जाए। तैयार? तैयार हो आप सभी? जल्दी से बताओ, आवाज आ रही मेरी? प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम है, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए, अभी वॉइस आ रही है? आवाज खड़खड़ाहट की आ रही है। अभी एक बार जल्दी से बताओ। अभी क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। और हम लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट के बारे में, तो मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको कहां तक करवा दिया था? मेरे हिसाब से आई थिंक हमने वोल्ट मीटर, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना? सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर जो है, लाइव चल रही है डियर, आरएम बेस में लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं डेली मॉर्निंग के अंदर 10:15 से। और रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी जितने क्वेश्चन हो गए वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है ही है, बट नए भी आपको लाइव मिल रहे हैं। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर हमारा हो चुका था। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे पास में लोडिंग इफेक्ट के बारे में। लोडिंग इफेक्ट के बारे में, लोडिंग इफेक्ट के बारे में। लोडिंग इफेक्ट होता क्या है? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ व्हाट इज द लोडिंग इफेक्ट, तो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर कोई भी, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें यूज करते हैं, अलग नॉइस आ रही है क्या? एक बार जल्दी से बाकी सभी बताओ, कोई नॉइस आ रही है क्या बैकग्राउंड में? वॉइस इको हो रहा है, फिर आने लगी है। वेट, ठीक। चलिए, अभी बताएंगे। अभी फिलहाल सही है आवाज? अब क्लियर है? अब ठीक है? चलिए, एवरीथिंग क्लियर? अब जल्दी से फिर से कंफर्म कर लीजिए, ऑल क्लियर? चलिए, ठीक है, तो अब बढ़ा जाए यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट के बारे में, लोडिंग इफेक्ट के बारे में, तो लोडिंग इफेक्ट होता क्या है हमारे पास में? तो ध्यान रखिएगा, लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? लोडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट सर्किट में यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम सर्किट के अंदर यूज कर रहे हैं, और सर्किट में वो जो है एज ए लोड की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना। अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, बेटा मैथ्स के अलावा रीजनिंग चल रहा है। रीजनिंग आज सुबह सर ने सुबह 6 बजे पता नहीं बोले, अर्जेंटली कॉल किया, बोले सर की आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, बाकी अदरवाइज मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास चल रही है, 6:30 पर, है ना? चलो, अब एक बार पढ़ लेते हैं अपन, आ जाओ यहाँ पर। बाकी सभी बातों के अलावा, बाकी सभी बात तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए, अच्छा, कभी भी एक और चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपका कोई अर्जेंटली ऐसा क्वेश्चन हो और मैं भी आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, क्योंकि
कभी आप टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, कभी आप टेलीग्राम पर भी 2 नंबर है उस पर मैसेज करते हैं, कभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कभी आप ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज करते हैं। तो अब सब जगह तो मैं नहीं देख पाता हूँ, तो कभी अगर अर्जेंट हो तो आप कॉल कर लिया करो ना, कॉल कर लिया करो, ताकि जो है वो आपकी दिक्कत है। रीजनिंग में वॉइस बहुत खराब आता है, मैं बात करूंगा ना, सर से बात करूंगा। तो कॉल कर लिया करो, क्योंकि आज एक स्टूडेंट ने ऐसे ही छोटा सा इंसिडेंट था, तो एक स्टूडेंट ने जो है वो मैसेज किया ग्रुप के अंदर कि सर जो है रिप्लाई नहीं करते। तो मैंने उसको चेक किया सब कुछ, मैंने कहा कि भैया यार कहाँ कहाँ रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे देखा है, उसने बोला सर टेलीग्राम पर मैंने आपसे पूछा था। और कब पूछा था? 9 महीने पहले पूछा था। तो 9 महीने से आप वेट क्यों कर रहे हो रिप्लाई करने का? अगर मान लो कोई मैसेज रिप्लाई का नीचे चला आता है तो उसको देखना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। दिन के कम से कम 100 से 200 मैसेज आते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल का जिनका हो पाता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जो बच जाते हैं वो नीचे चले जाते हैं ना। आप कॉल कर लिया करें उस टाइम पर, है ना, कोई अर्जेंटली अगर हमारे पास में होते हैं। फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि अ, आप ये बोल रहे हो कि हाँ, मुझे बोले कि उसने लिखा था ग्रुप के अंदर कि आपसे 2 सब्जेक्ट जो है वो, ग्रुप में नहीं लिखा था, मुझे फोन पर बोला था। बात हुई तो बोले कि सर आप जो है वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आप अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सभी जो है आपको नहीं आता है। तो मैंने कहा बेटा नहीं आता है तो फिर आप यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप किसी और के यहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं। बोले नहीं सर, मैंने आपका इन्फिनिटी बेच भी ले लिया। अब आप सोचिए कि उसने, उनका बेच अभी एक्सपायर हुआ है, उन्होंने नया इन्फिनिटी बेच भी ले लिया 4-5 दिन पहले। और बोल रहे कि बोले सर आपसे 2 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छा नहीं पढ़ाते। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ और आप बेच लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई भी इश्यू है, कोई बात है तो आप मुझे बोल सकते हो। तो फिर मैंने उसको फाइनली जो है, फिर वो थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करने लग गया, बोले आप धमका रहे हैं मुझे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा धमका नहीं रहा, मैं तो आपको पर्सनल राय दे रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फाइनली फिर मैंने उसको रिफंड कर दिया और मैंने बोल दिया, मैंने कहा टाटा बाय बाय, मैंने कहा आपको जहाँ जो पढ़ना है आप वहां पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए यार एक बार, देखो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर कर रहा हूँ चीजें। हाँ, लास्ट टाइम की अगर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कुछ सब्जेक्ट के बारे में, जब अपने लास्ट टाइम पढ़े थे, तब मैंने आपको बोला था कि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी हमारे पास में टाइम कम है, तो मैं अभी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उतना पढ़ा रहा हूँ कि आरआरबी के क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। मैंने आपको यही बोला था। मैंने बोला था अगली बार जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊँ एक बार फिर से, तब जो है आप फिर से पढ़ना, ये बात मैंने आपको बोली थी। इवन कंट्रोल सिस्टम में भी मैंने आपको ये बोला था कि अभी हमारे पास में टाइम कम है, एग्जाम पास में है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको फिर से दूसरी बार जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इन सब्जेक्ट को और डीप में लेकर जाऊंगा। जैसे अभी इस बार सिग्नल सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको जहां पर होता है वहां मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि यार अभी टाइम कम है, दूसरी बार जब पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको एक्सेस दे ही रखा है, दूसरी बार हम उसको और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि टाइम जब होता है तो मैं भी आपको, अभी जैसे अभी टाइम है हमारे पास में, आपने देखा होगा सिग्नल सिस्टम अभी कौन कौन पढ़ रहा है, जल्दी से बताओ। कोई सिग्नल सिस्टम पढ़ रहा है आप में से? आप पढ़ रहे होंगे। तो इस बार सिग्नल सिस्टम में लाप्लास के अंदर भी हमें 5-6 दिन 7 दिन तो लाप्लास में हो चुके हैं, अभी लाप्लास 2 दिन में जाकर खत्म होगा। तो इस बार मेरे पास में टाइम है तो मैं खूब डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं है तो टाइम के हिसाब से, पेपर के हिसाब से मुझे सिलेबस भी कराना होता है। तो वहां पर फिर मैं अपने एंड से मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज में आपको पढ़ा देता हूँ कि एग्जाम में यहां से ही पूछेगा ज्यादातर, तो इस चीजों को कवर कर लो। ठीक है, तो बाकी लास्ट टाइम जिन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, अभी जब रिपीटेशन में आएगा तो आप एक बार फिर से पढ़ना, फिर वहां पर आपको लगेगा कि हाँ मैंने आपको पीएचडी करवा दी है ना। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत आए तो आप कॉल कर लिया करो ना, कॉल कर लिया करो, उसमें टेंशन मत लिया करो। मैंने आपको नंबर इसी दिए हैं कि आप कॉल करें तो मैं आपको वापस विद इन 24 आवर या तो ऑन द स्पॉट में उठा लेता हूँ, नहीं तो मैं आपको कॉल कर देता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए। नहीं यार देखो, मैं चाहता हूँ ना कि, मैं उस चीज को मानता हूँ कि एक मछली जो होती है ना वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक भी स्टूडेंट आए उसके चक्कर में मैं वहां पर रहूं और उसके कमेंट का रिप्लाई करूं, आधा मेरा भी दिमाग खराब रहे कि अबे यार ये क्यों परेशान हो रखा है। इससे बेटर ये कि बीमारी को पालने से बेटर ये कि बीमारी को जड़ से खत्म कर दें, सबसे बेस्ट है। जड़ से खत्म क्या है, बस एक ही तो रिफंड करना है, बस खत्म ना, आगे की टेंशन ही नहीं है। तो उसको, बीमारी को हमें नहीं पालना होता है आगे तक कि वो आगे तक हमें टेंशन दे। तो सबसे बेस्ट है कि उसको वहीं खत्म करो और आगे बढ़ो, ताकि जो है वो कुछ काम कर पाए उस टाइम पर उनको रिप्लाई करने की बजाय ना। चलो, तो अब यहां पर आएंगे, थोड़ी देर अपन यहां फोकस करेंगे। और लोडिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, देखो लोडिंग इफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है, लोडिंग इफेक्ट मतलब लोड पर इफेक्ट। अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम सर्किट में यूज करते हैं और वो सर्किट में हमारे लोड को ही इफेक्ट कर देता है, उसको अपन बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, है ना। तो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में, तो यहां पर लिख दीजिएगा, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट
if any instrument is used for measurement if any instrument is used for measurement and measurement of any quantity and if the instrument affect the load parameter then it is called loading effect इसको अपन बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। और आपको पता होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अपन हाई रखते हैं लो रखते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ, हाई होना चाहिए लो होना चाहिए? तो वोल्ट मीटर जो है वो हमारे पास में रेजिस्टेंस अपन क्या बोलते हैं आइडियल का इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकल का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर हाई होगा ना तो हमारे पास में क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट उतना ही उसका कम होगा, है ना। तो यहां पर देना, यहां लिखना नेक्स्ट पॉइंट, टू मिनिमाइज loading effect of voltmeter the resistance of voltmeter should be very high चलिए, अगर हम लोडिंग इफेक्ट को कम करना चाहें तो लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है रेजिस्टेंस हमारे पास में बहुत हाई होता है। हिंदी में जो है वो आप इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। क्या बोलेंगे? लोडिंग इफेक्ट को वो लोडिंग इफेक्ट ही लिखेगा, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट को लोडिंग प्रभाव लिखेगा या इफेक्ट ही लिखेगा वो, ठीक है। भारित प्रभाव लिख देगा, भारित प्रभाव बहुत ही अजीब सा वर्ड होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर हिंदी में क्या लिखोगे, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या उपकरण को किसी मापन के लिए उपयोग में लेते हैं तो अगर वह इंस्ट्रूमेंट उसके लोड को प्रभावित करता है या भार को प्रभावित करता है तो उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट या भारित प्रभाव बोलते हैं। और वोल्ट मीटर के भारित प्रभाव को कम करने के लिए हम उसका प्रतिरोध का मान उच्च रखते हैं ना। तो ये हिंदी में आप लिख सकते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर। चलिए, अमीटर के लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस जो है सबसे कम से कम हम रखते हैं। किसके लिए ध्यान रखना, अमीटर के लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कम रखते हैं। तो यहां लिखिएगा टू मिनिमाइज लोडिंग इफेक्ट ऑफ अमीटर लोडिंग इफेक्ट ऑफ अमीटर क्या होगा, रेजिस्टेंस शुड बी लो, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी लो। क्या होगा हमारे पास में, शुड बी लो। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारे पास में ना। अगर मैं बात कर रहा हूं अमीटर की बात कर रहा हूं, सॉरी, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम हमारे पास में होना चाहिए। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि 2 वोल्टमीटर हमारे पास में है, ध्यान रखिएगा 2 वोल्टमीटर आपको दे देगा। 2 वोल्टमीटर हमारे पास में ऑफ क्या बोलेगा, 1 किलो ओम पर वोल्ट एंड 2 किलो ओम पर वोल्ट हैज फुल स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास में, फुल रीडिंग जो है, फुल स्केल रीडिंग इज 100 वोल्ट बोथ। Which meter shows more loading effect? Which meter shows more loading effect? More loading effect. चलिए,
तो यहां से अगर हम बात करें, हमारे पास में क्या है, 2 मीटर है, बताओ इनमें से कौन सा मीटर जो है ज्यादा इफेक्ट हमारे पास में शो करेगा। अभिषेक उसको आप रिपोर्ट कर दीजिए, मेरे पास वो रिपोर्ट आ जाती है, फिर मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, है ना। आप उसको रिपोर्ट कर देना, जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज लगे ना। मीटर ए है मीटर बी, तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि लोडिंग इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो पहले आप रेजिस्टेंस निकालिए। तो मैंने आपको सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखाया था, वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी होती है आर एम प्लस आर ए सी डिवाइड बाई वी। तो वोल्टेज को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा V इंटू एस ऑफ वी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, वो होगा हमारे पास में रेजिस्टेंस। तो आर एम प्लस आर ए सी हमारे पास में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्ट मीटर ए का रेजिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं, तो वोल्टेज को सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वोल्टेज कितना है, 100 है, इंटू 1 है, तो ये 100 किलो ओम हो जाएगा हमारे पास में। और ये जो मीटर है हमारे पास में, बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 इंटू 200 होगा। तो मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस जिसका कम होगा वो ज्यादा लोडिंग इफेक्ट शो करेगा। तो यहां लिख देना, मीटर ए विल शो मोर लोडिंग इफेक्ट। मीटर ए विल शो मोर लोडिंग इफेक्ट। मोर लोडिंग इफेक्ट। मोर लोडिंग इफेक्ट। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए इन दोनों मीटर में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी, ध्यान रखना, एक्यूरेसी कितनी ज्यादा होगी, तो एक्यूरेसी जो है वो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही हमारे पास में क्या होगी, ज्यादा एक्यूरेसी हमारे पास में होती है। तो यहां पर जो हमारे पास में क्या होगा, एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी, ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी एक्यूरेसी ऑफ मीटर बी इज हाई। क्या होगा, मीटर बी की एक्यूरेसी हमारे पास में जो है वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना। चलिए, तो ज्यादा वाला यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर एक स्टेटमेंट और होता है कि जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट कब होता है, सेम फुल स्केल रीडिंग पर। ध्यान रखना, जिसकी सेंसिटिविटी हायर होगी वो मीटर ज्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन कब, फॉर सेम फुल स्केल रीडिंग, है ना। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, मीटर हैविंग, क्या लिखोगे, मीटर हैविंग हाई सेंसिटिविटी इज मोर एक्यूरेट किसके लिए, ध्यान रखना, फोर सेम फुल स्केल रीडिंग। क्या होगा हमारे पास में, सेम फुल स्केल रीडिंग। तो सेम फुल स्केल रीडिंग पर क्या होगा हमारे पास में, तो सेम फुल स्केल रीडिंग पर हमारे पास में क्या होगा, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास में रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। आपसे बोल दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा 2 मीटर हैं, एक्स एक मीटर है। मीटर हमारे पास में क्या है, ध्यान रखिएगा, मीटर एक्स से आपसे बोल दिया जाएगा जिसका फुल स्केल करंट जो है वो क्या है, 10 किलो ओम पर वोल्ट है, 10 मिली एम्पियर है। एंड मीटर जो हमारे पास में क्या होगा, वाई है, मीटर वाई है, वो क्या होता है, फुल स्केल करंट जो होगा वो हमारे पास में 20 मिली एम्पियर है। आपसे बोला जाएगा कि विच मीटर इज मोर सेंसिटिव, विच मीटर इज मोर सेंसिटिव, क्या होगा, कौन सा मीटर जो है ज्यादा सेंसिटिव होगा, बताएंगे क्या आंसर होगा। इन दोनों में से कौन सा मीटर जो है वो हमारे पास में ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, सेंसिटिविटी जो होती है ना, सेंसिटिविटी वो 1 अपॉन फुल स्केल करंट होती है। करंट ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कम है, करंट कम है तो हमारे पास में सेंसिटिविटी ज्यादा है। करंट कम किस में है, तो एक्स वाले मीटर में है, इसमें 10 ही है ओनली, तो करंट यहाँ पर एक्स वाले में कम है, तो हमारे पास में एक्स वाला ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ मीटर एक्स जो होती है, सेंसिटिविटी ऑफ मीटर जो है
y से हमारे पास में क्या होगी, हायर होगी। तो आप यहां से भी बता सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ये हमारे पास में मीटर है, ये हमारे पास में क्या है, मीटर है, ये मीटर है, और ये हमारे पास में सप्लाई हम देकर चल रहे हैं, यहां पर हम सप्लाई देकर चल रहे हैं। यहां जो सप्लाई देंगे वो वीएस रहेगा, रेजिस्टेंस आरएस रहेगा, डायोड डी रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आरडी हमारे पास में होगा, मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आरएम होगा, करंट कितना फ्लो होगा, आईएम होगा। आपसे पूछेगा कि बताओ यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर इस आरएस की वैल्यू पूछता है, तो इस आरएस की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले अगर ध्यान रखिएगा, इसमें अगर मैं बात करूं इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, तो देखो सप्लाई एसी है, एसी मतलब वीएम साइन ओमेगा टी, तो ये जो वीएम है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो, तो हमारे पास है आर एस आर डी आर एम सबका डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें मैक्सिमम करंट आ जाएगा इस लूप के अंदर। तो इस लूप में मैक्सिमम करंट अगर आपको आईएम निकालना है, तो वीएम अपॉन आर एस प्लस आर एम प्लस क्या होगा, आर डी हमारे पास में रहेगा। तो देखो इसको लेकर अगर हम बात करें, ये जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा है, ये पीएमएमसी मीटर है, और पीएमएमसी ओनली क्या मेजर करता है, सिर्फ एवरेज वैल्यू। तो आपके पास में क्या होगा, पीएमएमसी रीडिंग जो होगी, पीएमएमसी रीडिंग अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ ले आपसे, तो पीएमएमसी रीडिंग बोल देना यहां पर एवरेज वैल्यू। और हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज जो होता है वो 2 आईएम सॉरी आईएम डिवाइड बाय पाई होता है। क्या होगा हमारे पास में, आईएम डिवाइड बाय पाई हमारे पास में रहेगा एवरेज करंट। जहां पर आईएम की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, तो यहां से कितना आएगा, आई डीसी लिख सकते हो इसी को, या इसी को आई एवरेज लिख सकते हो, और आईएम की जगह ये पुट कर दीजिए वीएम अपॉन पाई इंटू आर एम प्लस आर एस प्लस आर डी। तो ये हमारे पास में रहेगा। और ये वीएम क्या है, सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज है, तो सप्लाई की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना साइन की आरएमएस वैल्यू, तो वीएम बाय रूट 2 होता है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो वीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में रूट 2 इंटू वी आर एम एस। क्या होगा, रूट 2 इंटू वी आर एम एस। तो यहां पर इसको रूट 2 इंटू वी आर एम एस से आप रिप्लेस कर दीजिए, तो आईडीसी करंट जो होगा वो हमारे पास में आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान रखना रूट 2 डिवाइड बाय पाई, रूट 2 डिवाइड बाय पाई इंटू वी आर एम एस, और यहां से कितना आएगा, आर एस प्लस आर डी प्लस आर एम, आर एस प्लस आर एम प्लस क्या होगा, आर डी हमारे पास में रहेगा। तो यहां से बस एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, डीसी करंट का इधर डिवाइड कर लो, रूट 2 अपॉन पाई जो 0.45 होता है, तो यहां से आर एस की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 0.45 इंटू वी आर एम एस इंटू एस डी सी माइनस आर एम, माइनस क्या होता है हमारे पास में आर डी, माइनस क्या होता है आरडी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपको पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर 0.45 इंटू क्या होगा, वी आर एम एस एस डी सी माइनस आर एम माइनस आर डी, इसको उधर ले जाओ, और ये आर एस आर डी को उधर लाकर फिर से माइनस कर दो। एक और फॉर्मूला यहां पर होगा, सेंसिटिविटी ऑफ डीसी जो होता है, सेंसिटिविटी ऑफ एसी जो होता है, वो कितना होता है, 0.45 टाइम्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डीसी हमारे पास में रहता है। सेंसिटिविटी क्या होगा हमारे पास में, एसी की कम होती है एज कंपेयर टू डीसी, है ना। कमल सिंह बोल रहे हैं सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। बेटा इस बेच का नाम देखा आपने, इस बेच का नाम आपने देखा है, क्या नाम है बेच का बताओ। इस बेच का नाम है फास्ट ट्रैक बेच, ठीक है। ये फाउंडेशन बेच नहीं है। हालांकि मुझे पता है कल बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑफर में ज्वाइन किया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये फाउंडेशन क्लास है, नहीं है। फाउंडेशन क्लास में आपको बताता हूँ, फाउंडेशन क्लास जो है वो चलती है मॉर्निंग में 8 टू 9:30 चलती है, दिन में 12 बजे से चलती है मैथमेटिक्स की, शाम को 6 से 8 चलती है पावर सिस्टम की क्लास, 6 टू 7:30 मतलब, ठीक है। तो ये जो 7:30 तक हमारी क्लास चलती है, ये फाउंडेशन क्लासेस हैं।
इनमें मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूँ। जब इनमें कोई फास्ट ट्रैक बेच वाला बच्चा आ जाता है तो वो लगता है कि सर आप तो, ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो जो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं पहले आप अपना सब्जेक्ट पढ़िएगा। आफ्टर देन जो है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो फिर तो फास्ट ही पढ़ाऊंगा बेटा। रौनक ऐसे फाउंडेशन क्लास चलेगी, वो आराम से चलेगी ना। इसमें मैं इतना आराम से नहीं चला सकता बेटा। एग्जाम आ रहा है थोड़े दिन बाद में। अभी मुझे एक बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना है इस पर। अभी मुझे इनमें एक रिवीजन और भी कराना है 12 आवर्स की मैराथन के साथ में। तो ऐसे ही चलेगा ना। दैट इज वेरी बेस्ट स्पीड। हाँ डेफिनेटली, फिर रिवीजन का मतलब ही क्या रहा? अगर आराम आराम से पढ़ेंगे तो फिर से रिवीजन का मतलब ही ना ना। ये तो कम टाइम में रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन के लिए आपके पास में ना। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। ये तो कभी कभार मैं बीच में डेरिवेशन करा देता हूँ, वो मेरा मन कर जाता है, नहीं तो मैं वो भी छोड़ सकता हूँ फास्ट ट्रैक में ना। चलो, क्या इश्यू हो रहा है इसमें आजकल समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी जल्दी से बताओ, अभी वही सारी है? खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है? नहीं माइक, वो साउंड कैप्चर डिवाइस से हो सकता है मैं भी खराब हो गई हो, चेंज कर देता हूँ। अगर जल्दी से बताओ, अभी जल्दी से। अभी ठीक है? अगली बार अगर हो तो बताइएगा, इसको था साउंड कैप्चर डिवाइस को अपन चेंज कर लेंगे ना। अभी सही। एक्चुअली क्या है कि लैपटॉप, कैमरा और सभी के बीच में एक साउंड कैप्चर डिवाइस लगती है। खड़खड़ाहट की साउंड आ रही है? अभी भी आ रही है? खड़खड़ का साउंड अभी भी आ रहा है? जल्दी से बताओ। चलिए अभी जल्दी से बताओ, अभी आपके पास में सही चल रहा है? अभी परफेक्ट है? चलिए ठीक है। अगर कोई भी अभी साउंड है, मैंने चेंज कर लिया वैसे डिवाइस अभी, अब मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं आ रहा होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास में क्या होगा, सेंसिटिविटी क्या होगा, 0.45 टाइम्स ऑफ डीसी की सेंसिटिविटी के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, किसके बारे में ध्यान रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो ये होता है हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर।
ये होगा फुल वेव रेक्टिफायर, ये होगा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये हमारे पास में रहेगा रजिस्टर, यहां पर रहेगा मीटर, यहां पर क्या होगा मीटर, और इधर से हमारे पास में होगा मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, और देन हमारे पास में क्या होगा, देन हमारे पास में जो है ये होगा सप्लाई। तो ये हमारे पास में होगी सप्लाई वीएस होगी, ये डायोड का रेजिस्टेंस आरडी, आरडी, आरडी एंड आरडी, और यहां पर क्या होगा आरएस। अब देखो सिंपल, ये जो फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूले में सेंसिटिविटी ऑफ एसी जो होता है ना, 0.45 की जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या कर देंगे हम इसको 0.9 टाइम्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डीसी हमारे पास में हो जाएगा। बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 0.9 कर दो, और यहां दो डायोड आएंगे एक साथ में, तो 2 RD माइनस कर देना। तो यहां पर आरएस की जो वैल्यू है वो 0.9 इंटू क्या होगा हमारे पास में वी आर एम एस इंटू क्या होगा एस डी सी, माइनस क्या होता है आर एम, माइनस क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ आर डी। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, ये आएगा आरएस की वैल्यू। तो आपको इस तरीके से कंपेयर करके आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला पता है तो बस 0.9 कर दो यहां पर, यहाँ 2 RD माइनस कर दो, ये हो जाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर के हमारे पास फॉर्मूले है ना। तो ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। उसमें क्या क्या देगा, वैसे जेई लेवल पर तो नॉर्मली यही पूछेगा, डीसी की सेंसिटिविटी देगा, एसी की पूछेगा, डीसी की देगा और एसी की पूछेगा। बट गेट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो एई लेवल पर पूछ सकता है ये वैल्यू। आरएमएस आपको सप्लाई का आरएमएस वोल्टेज देता है, डीसी सेंसिटिविटी देता है, मीटर का रेजिस्टेंस आपको देता है, डायोड का रेजिस्टेंस आपको देकर आपसे पूछेगा मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बना सकता है, बट जेई पर इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा। अगर कभी पूछेगा तो ओनली फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा ना। तो कर लोगे जल्दी से बताओ, कर लोगे जल्दी से बताओ। चलिए, तो आप यहां से कर लेंगे। फॉर्म फैक्टर पूछता है, फॉर्म फैक्टर हम सारी चीजें, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, वो सारा कहां पढ़ेंगे हम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अभी हमने सिर्फ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, बाकी बहुत सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड वो कहां पर आएगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो आपसे पूछी जाएगी ना। चलिए, तो आपको एग्जाम में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाएगा 2 वोल्ट मीटर है, 2 वोल्ट मीटर ऑफ सेंसिटिविटी, 2 वोल्ट मीटर ऑफ सेंसिटिविटी हमारे पास में क्या होगा, 1 किलो ओम पर वोल्ट एंड 2 किलो ओम पर वोल्ट हेज फुल स्केल रीडिंग, फुल स्केल रीडिंग, फुल स्केल रीडिंग ऑफ, फुल स्केल रीडिंग ऑफ 200 वोल्ट आर कनेक्टेड across, are connected across 120 volt supply, 120 volt supply, find are connected in series, लिख देना, are connected in series, are connected in series across 120 volt supply, 120 volt supply, full stop। आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड रीडिंग ऑफ ईच वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ ईच वोल्टमीटर, ईच वोल्टमीटर, ईच वोल्टमीटर की हमारे पास में जो है वो रीडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा।
चलिए क्या आंसर आ रहा है, 40 एंड 80। तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना कि दो वोल्ट मीटर है हमारे पास में, वोल्ट मीटर ए और दूसरा क्या होगा हमारे पास में वोल्ट मीटर बी, और वो सीरीज में कनेक्टेड है कहां पर, 120 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस, 120 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर ए का आपको रीडिंग निकालना है तो पहले इसका रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस अगर आप इसका फाइंड आउट करेंगे ना रेजिस्टेंस, तो सेंसिटिविटी को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लो, तो 200 को 1 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा। बी का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करोगे, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, टोटल मिलाकर यहां का वोल्टेज अगर आपको निकालना है ना वी ए, या फिर यहां का वोल्टेज निकालना है वी बी, तो क्या करोगे, यहां का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडर लगा दो। तो वी ए इज इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 200, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 200 प्लस 400 मल्टीप्लाइड विद सप्लाई कितनी है 120, तो ये आएगा 200 डिवाइड बाय 600, 600 इंटू 120, तो यहां से कितना आएगा हमारे पास 3 और ये आएगा 40, तो हमने निकाल लिया यहाँ पर 40 आ गया। अब देखो एक की रीडिंग अगर आपको 40 वोल्ट आ जाए ना तो दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है, 120 में से 40 माइनस कर दो तो ये 80 आंसर आएगा। थोड़ा सा वहां पर आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन को कम करने के लिए ना, कैलकुलेशन को कम करने के लिए। चलिए तो ये आपके पास में जो है चीज समझ में आ गई होगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीजों पर थोड़ा सा वो नए ज्वाइन किए होंगे तो आपको दिक्कत आ रही होगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर जो है फोकस कीजिए। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्लासेस चल रही है, कौन कहाँ पीडीएफ मिलेगा, क्या हो सकता है, सब कुछ है ना। अभी फिलहाल थोड़ी देर पढ़ लेते हैं शांति से बेटा ना, ठीक है, थोड़ी देर 1 घंटे के लिए शांति से पढ़ने दीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। अभी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट ओनली। चलो तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां तक हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन आते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कहां पर आते हैं ध्यान रखना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, एमआई इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो समझिएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हमारे पास में क्या करेगा, एमआई इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करेगा, तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर क्या होगा, आयरन होगी, मूव करेगी। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक कोइल होती है हमारे पास में और साथ में क्या होती है, एक आयरन होती है जो मूव करती है। यहां पर स्केल होती है हमारे पास, ये स्केल और पॉइंटर होंगे हमारे पास में, स्प्रिंग होगी, इस तरह का डायग्राम होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये पूछेगा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग क्या होता है हमारे पास में ना, क्या होगा हमारे पास में, डैम्पिंग क्या होगा। तो डैम्पिंग की अगर हम बात करें, डैम्पिंग की अगर हम बात करें तो डैम्पिंग यहां पर जो होता है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, यहां पर अगर हम बात करें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहां पर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट और रिपेल करने का काम करता है। तो यहां पर हम किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ध्यान रखना, मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। किस पर काम करता है, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में स्प्रिंग प्रोवाइड करेगी कंट्रोलिंग टॉर्क, तो इतना स्प्रिंग प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास में जो होता है ना टीडी, वो होता है हाफ आई स्क्वायर इंटू डीएल बाई डी थीटा। क्या होगा, हाफ आई स्क्वायर इंटू डीएल बाई डी थीटा हमारे पास में क्या रहेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट यहां से अगर हम बात करें बैलेंस कंडीशन पर, बताओ के थीटा इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर इंटू डीएल बाई डी थीटा हमारे पास में है।
तो यहां से अगर आप देखोगे तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो यहां पर स्केल क्या होगी, स्केल होगी हमारे पास में, जल्दी से बताओ लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में रहेगी, क्या रहेगा, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में आएगी, करेक्ट, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में होगी, तो नॉन लीनियर स्केल ऐसा कर्व बनेगा हमारे पास में, पैराबोलिक कर्व बनेगा थीटा वर्सेस करंट आई के अंदर, तो ये हमारे पास में क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी को मेजर करता है, डीसी को, या दोनों को मेजर करता है, तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना दोनों को ही मेजर करता है, एसी एंड डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होंगे, तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट कैन मेजर, it can measure, it can measure both AC and DC, AC and DC, तो ये क्या काम करता है ध्यान रखना, ये AC और DC दोनों को मेजर करने का काम करता है, उसी का कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, क्या होगा आरएमएस वैल्यू। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बताओ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन साइन ओमेगा टी और प्लस एंड सोन, हमारे पास में अगर ये पास आउट हो रहा है मूविंग आयरन से, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी बताओ, एमआई रीडिंग जो होगी हमारे पास में, एमआई रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, ए नोट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर बाई टू प्लस एंड सोन ए टू स्क्वायर बाई टू, चलता रहेगा, तो यहां पर प्लस क्या होगा, चलती रहेगी, साइन की वैल्यू होगी, तो आपके पास में इस तरह से आंसर आता जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, बताओ 4 प्लस 6 रूट 2 इंटू साइन ओमेगा टी इज पासिंग थ्रू एमआई इंस्ट्रूमेंट, इज पासिंग थ्रू एमआई इंस्ट्रूमेंट, देन एमआई रीडिंग क्या होगी, मूविंग आयरन रीडिंग क्या होगी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी बताएंगे जल्दी से, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी, आंसर बताओ जल्दी से। चलिए √52, तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो सिंपली क्या करना होगा, ये जो डीसी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर कर देना है और 6√2 के स्क्वायर का डिवाइड बाय 2 कर देना है, मैंने यही तो बोला आपको, डीसी का स्क्वायर कर देना, एसी का स्क्वायर करके बाय 2 कर देना, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा 16 और ये आएगा 36 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, कैंसिल हो जाएगा, 36 और 6 42, 52 आ रहा है, 52 आ रहा है हमारे पास में, 52 को 13 इंटू 4 कर सकते हो, 2√13, 2√13 है ना, 2√13, ये हमारा आंसर आएगा, 2√13 जो है वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये बोल दिया जाएगा कि ये हमारे पास में एक सिग्नल है, ये हमारे पास में एक सिग्नल है, आपसे बोल दिया जाएगा कि ये एक सिग्नल है, 100, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से पास आउट हो रहा है, तो बताओ मूविंग आयरन की रीडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ।
अगर ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से पास आउट हो रहा है तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी, इसका आंसर बताओ।2√13। चलिए इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ध्यान रखना, ये शार्टूथ सिग्नल है। शार्टूथ सिग्नल की आरएमएस वैल्यू डायरेक्टली याद रखो, n0/√3। जो भी यहाँ n0 लिख रखा है ना, उसका आंसर डिवाइड बाय √3 कर लो, तो डायरेक्ट आप आंसर बताओ। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्जाम में, आप सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए, n0/√3। क्या हो गया, बहुत बड़े मैसेज कर रहे हो। मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो क्यों, मुझे हमको रिकॉर्डिंग देखकर पहले सिलेबस पूरा खत्म कर लेना चाहिए, लाइव क्लासेस। देखो जैसा भी आपको अच्छा लगे, अगर आप रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग से पढ़ लीजिए, और जो लाइव चल रही है उसको लाइव आप लेते रहिए। जैसे मशीन पावर सिस्टम लाइव चल ही रहा है, उसको आप लाइव लेते रहिए। इसके बाद में जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनमें से एक आध को आप रिकॉर्डिंग पे देख लो, और एक आध को आप इससे कर लो जल्दी से। किसी भी मोड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है ना। कर सकते हो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। जिनको एसएससी का एग्जाम देना है वो एटलीस्ट एक आध सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग से कवर कर ले, अगर टाइम बच रहा है आपके पास में तो, जो लास्ट में होने वाला है। क्योंकि अभी इसके मशीन के बाद में बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट और हमारा हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट एक आध बचेगा वो लास्ट में अगर हो रहा हो तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए पहले रिकॉर्डिंग के थ्रू, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा सिग्नल आपको दे दे तो क्या होगा बताओ। अगर आपको ऐसा सिग्नल दे दे कि ये हमारे पास में क्या है, ये सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है 2, 6, 100, और आपको दे दिया जाएगा एक्स ऑफ टी, फाइंड रीडिंग ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, फाइंड रीडिंग ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा, चलिए सोच समझ के भी बताना है आंसर, है ना। बहुत बार अपन क्या होते हैं जल्दबाजी में अपन आंसर बता देते हैं। देखो यहां पर कितने के लिए आउटपुट आ रहा है, 2 के लिए। टोटल टाइम कितना है, 6 है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको एक तरीका बताया था कितने के लिए आउटपुट आ रहा है, 2 के लिए। कितने में से, 6 में से। उसका रूट ले लेना, और जो डीसी वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर से सुनना, ये जो मेथड है ये ओनली जब डीसी सिग्नल दे रखा हो ना तब वैलिड है, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका, है ना। जब ये जो क्वेश्चन हमारे पास में, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, इस तरह के क्वेश्चन में कितने के लिए आउटपुट आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है। पूरा टाइम कितना है, 6 में से आ रहा है, 6 में से आ रहा है। और रूट इंटू क्या करना, इसका जो मैक्सिमम है उससे मल्टीप्लाई कर देना, बस हो जाएगा आंसर। तो 100/√, ना कि 100/√2 करेक्ट है। क्लियर है, 100/√3 जो है वो हमारे पास में करेक्ट है। √3 होता है हमारे पास में 0.577, तो 57.7 वोल्ट जो है वो हमारे पास में आएगा 57.7। क्या आंसर आएगा, 57.7। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा चेंजेस कर दे वो, अगर आपको एग्जाम में, वो यहां पर आपको आउटपुट दे दे, फिर यहां पर आपको आउटपुट दे,
फिर वो आपके पास में क्या होगा, यहां पर फिर से आउटपुट दे, ऐसे चलता रहे वो। तो ये कितना है, ये है 50, ये है 2, 8, 10 और कितना होगा 16। बताओ उसका आंसर क्या होगा। रीडिंग ऑफ एम आई, रीडिंग ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो डियर विश्वजीत सर, अभी अचानक से क्या डर लग रही है बेटा, फीलिंग, शादी करूं कि नहीं करूं, ये वाला डर लग रहा है क्या। क्यों विश्वजीत, विश्वजीत को डर लग रहा है कि क्या पता आगे फ्यूचर में सेम घटना मेरे साथ ना हो जाए, कि मेरी लड़ाई हो और ऐसा कुछ हो जाए। बेटा कुछ नहीं कर, सारी दुनिया के का ठेका हमारे पास में नहीं है। अपनी जिंदगी जियो ना, दूसरों की जिंदगी में क्यों देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मेरी लड़ाई नहीं होगी, अब मैं अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करूंगा। अब उसमें क्या डरना, अब उनकी लड़ाई है, उसमें क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए, लड़ाई पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर आ जाओ, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके अंदर, मैंने क्या बोला, कितने के लिए आउटपुट आ रहा है, 2 के लिए। कितने में से आ रहा है, पूरे 8 में से। और फिर क्या करना है, रूट लेना है, क्या करना है ध्यान रखना, रूट लेना है और मल्टीप्लाई 50 कर देना है। तो यहाँ 4 आएगा, 4 का रूट 2 होगा, तो 50/2 यानी कितना आएगा 25। क्या आएगा 25। तो रीडिंग रीडिंग कितनी आएगी हमारे पास में 25। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 25 जो है वो हमारे पास में आंसर आएगा। अगर देखो विश्वजीत, मैं एक ही बात बताता हूँ, कभी भी ऐसा गम वम लेने की कभी फील हो ना कि यार नहीं यार मुझे तो थोड़ा सा गम भरी चीजें देखनी है, आपने तो अभी पड़ोस में देखी इतना सा दुख हुआ, आप ट्रोमा सेंटर चले जाइए, वहां पर देखिए दुख दर्द देखिए लोगों के। आप नहीं तो शमशान घाट में जाकर बैठ जाइए एक दिन के लिए आराम से। ठीक है, फिर वहां पर जब आप होता ना, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि कभी आप में से कभी आपको ऐसा लगे ना कि यार क्या जिंदगी चल रही है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, मेरा कुछ हो नहीं रहा है जिंदगी में। ठीक है, तो क्या है, कभी कभार आप इन 2 लोकेशन पर जा सकते हैं जहां पर मैं बोल रहा हूँ। एक तो शमशान घाट में जाकर बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, तो वहां से आपको फील आएगा कि यार हमसे कम उम्र के लोग भी जो है वो वहां पर आए लाए जा रहे हैं, ज्यादा उम्र के भी लाए जा रहे हैं। उन लोगों का दुख दर्द देखकर लगेगा नहीं यार उनसे तो बेहतर जिंदगी है मेरी, जो भी फिलहाल के लिए मैं जी रहा हूँ। तो इसीलिए दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना है बेटा, है ना। दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना है। दुनिया है, संसार है, जो आएगा वो जाएगा। हम कुछ नहीं है और न ही हम कुछ कर सकते हैं। हम बस जो हमारा काम करने के लिए जिन दुनिया में आए हैं वो हमारा काम कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर अपन आते हैं, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारे पास में मूविंग आयरन है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी से बताओ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के आप जल्दी से एडवांटेज बताएंगे। एडवांटेज,
पहला हमारे पास में क्या होगा, एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है ना, तो यहां पर लिख देना इट कैन मेजर एसी एंड डीसी। एसी और डीसी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो है कॉस्ट हमारी कम होती है इंस्ट्रूमेंट की, तो लेस कॉस्ट होती है, पैसा कम लगता है, लेस कॉस्ट, पैसा कम लगता है। थर्ड हमारे पास में एडवांटेज क्या होता है, इसका हाई टॉक टू वेट रेशियो होता है। ध्यान रखना हाई टॉक टू वेट रेशियो होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे कम होता है पीएमएमसी से, है ना। हाई टॉक टू वेट रेशियो, वेट रेशियो, हाई टॉक टू वेट रेशियो, सो बट लेस देन, ध्यान रखना लेकिन थोड़ा कम होता है किससे, बट लेस देन क्या होगा हमारे पास में, पीएमएमसी। पीएमएमसी का सबसे हाईएस्ट होता है, यहां पर हाई होता है ना, हाई टॉक टू वेट रेशियो हमारे पास में होता है। और बताएंगे कोई एडवांटेज, और कोई एडवांटेज, तो इसके एडवांटेज थोड़े से कम है, ज्यादा इसकी क्या है हमारे पास में डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेज। अगर मैं डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, डिसएडवांटेज क्या होगा हमारे पास में, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा डिसएडवांटेज पहला क्या होता है, नॉन लीनियर स्केल होती है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, नॉन लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल। सेकंड डिसएडवांटेज हमारे पास में क्या है, पहला है नॉन लीनियर स्केल है, सेकंड डिसएडवांटेज जो हमारे पास में है वो क्या है, ध्यान रखना, तो वो हमारे पास में होता है इसका, इसके अंदर अगर हम बात करें नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में एरर ड्यू टू टेम्परेचर होगी, एरर ड्यू टू टेम्परेचर हमारे पास में होगी। नेक्स्ट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी होगी, used only up to 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसके बियॉन्ड अपन यूज नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ हमारे पास में क्या होगा, फोर्थ एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, तो किसकी वजह से एरर आएगी, ध्यान रखना स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हमारे पास में क्या आएगी, एरर आएगी। लेस एक्यूरेसी होगी, करेक्ट एक्यूरेसी कम होती है इसके अंदर, लेस एक्यूरेसी होती है हमारे पास में, लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी, तो हमारे पास में एक्यूरेसी जो है वो कम हमारे पास में होती है। इसको यूज करते हैं ओनली 50 एम्पियर तक मेजर कर सकता है ना, तो भी हायर फिर भी काफी ज्यादा मेजर कर ही रहा है हमारे पास में। इफ वी विल यूज एडी करंट डैम्पिंग देन क्या होगा हमारे पास में, वो हमारे मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टोर्ट कर देगा, हमें परमानेंट मैग्नेट प्लेस करनी पड़ेगी और उसकी वजह से एरर आएगी, इसलिए अपन यूज नहीं करते हैं ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में क्या होगा, अगर इसकी रेंज की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें एरर, मेथड टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, मेथड टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। चलिए आप मुझे बताएंगे एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी को आपको एलिमिनेट करना है किसके अंदर, तो मूविंग आयरन किसके अंदर, ध्यान रखिएगा अमीटर के अंदर। मूविंग आयरन अमीटर के अंदर अगर हम बात करूं, मूविंग आयरन अमीटर के अंदर, तो मूविंग आयरन अमीटर के अंदर ये हमारे पास में शंट ब्रांच होगी जो रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लगाएंगे, तो ये मीटर होगा, ये मीटर होगा जिसका रेजिस्टेंस आर एम होगा और इंडक्टेंस एल एम होगा। ये रेजिस्टेंस आर एस एच होगा, इंडक्टेंस एल एस एच होगा, और करंट कितना आएगा, आई हमारे पास में होगा, और यहां पर करंट होगा आई एम। तो आपसे बोल दिया जाएगा मेथड टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर
तो फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये जो शंट ब्रांच का टाइम कांस्टेंट है ना, LSH इक्वल टू LSH अपॉन RSH इक्वल टू LM अपॉन RM, ये क्या है ध्यान रखना, L बाई आर क्या होता है, टाइम कांस्टेंट है ना, तो ये क्या होंगे ध्यान रखना, टाइम कांस्टेंट अगर इक्वल होंगे, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल, चलिए तो टाइम कांस्टेंट हमारे पास में इक्वल होगा, टाइम कांस्टेंट हमारे पास में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर टाइम कांस्टेंट इक्वल होता है तो हम क्या बोलेंगे कि एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी, है ना, क्या होगा, एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास में एलिमिनेट हमारे पास में हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, ये अभी हमने बात की किसमें, ध्यान रखना, एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी किसमें, अमीटर के अंदर, अमीटर के अंदर हमने बात की है। नेक्स्ट यहां पर अगर आपको बोल दिया जाए कि बताओ वोल्ट मीटर में क्या कंडीशन होती है, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर के अंदर क्या कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट करना है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। चलिए क्या आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, देखो ये मीटर है हमारे पास में, ऐसे समझो कि ये RS अपन कनेक्ट करेंगे और ये हमारा मीटर है। वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं इस बार, तो वोल्ट मीटर में एक हम रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करेंगे और ये होगा मीटर का रेजिस्टेंस RM, और ये क्या होगा हमारे पास में, रेजिस्टेंस क्या होगा, LM, ये क्या होगा हमारे पास में, LM। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ यहां पर एरर एलिमिनेट करना है, फ्रीक्वेंसी एरर को कम करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, हम यहां पर जो है एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं इस RS के अक्रॉस अपन क्या कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इसको मैं मीटर के रेजिस्टेंस को R और इंडक्टेंस को मैं L लिख रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको इसका टाइम कांस्टेंट और क्या करना है, इसका टाइम कांस्टेंट इक्वल कर देना है, ध्यान रखना किसका, इसका टाइम कांस्टेंट, और इनका मत निकाल लीजिएगा मीटर का, है ना, इनका टाइम कांस्टेंट और इसका टाइम कांस्टेंट इक्वल करना है। तो यानी कि इनका टाइम कांस्टेंट तो क्या होगा हमारे पास में, RS इंटू C, और ये क्या होगा, L बाई आर होगा, तो हमारे पास में L डिवाइड बाय RS कर दीजिएगा। तो यहां से C की वैल्यू निकालोगे तो L डिवाइड बाय RS, बट यहां पर 0.41 और आएगा, है ना, ये 0.41 डेरिवेशन में ही आता है, RS स्क्वायर कर देना, है ना, RS मतलब वही RS कर दो इसको, तो यहां से क्या आएगा, RS, तो यहां से कितना आ जाएगा, RS स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 0.41 L डिवाइड बाय RS, तो यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि C की जो वैल्यू होगी L डिवाइड बाय RS स्क्वायर इंटू 0.41, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर का रेजिस्टेंस नहीं आता है,
मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हमारे पास में आता है ना, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जो है वो इस रिलेशन में यूज होगा। तो ये कंडीशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर के अंदर कंडीशन टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे पॉइंट आपको मूविंग आयरन में इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपसे बोल दिया जाएगा इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट, आपसे बोल दिया जाएगा जब डिफ्लेक्शन कितना है 30 डिग्री है और करंट मेजरमेंट कितना है तो 4 एम्पियर है। आपसे बोल दिया जाएगा इफ आई इक्वल टू 16 एम्पियर हो तो आपके पास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन थीटा कितना होगा, जल्दी से बताओ, आंसर बताएंगे, डिफ्लेक्शन थीटा कितना होगा। क्या आंसर आएगा, 60। चलो, तो अगर हम बात करें यहां पर तो हमारे पास में कितना है, थीटा प्रोपोर्शनल टू जो है वो आई स्क्वायर है। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन को, उतना डिफ्लेक्शन तो हो नहीं पाएगा जितना आप 480 सोच रहे हो। आप इसको ऐसा लिखो कि करंट जो है अगर हमारे पास में डिफ्लेक्शन अगर 60 डिग्री हो जाए तो बताओ करंट कितना होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा 90 तक जा पाएगा, उससे ज्यादा क्या डिफ्लेक्शन होगा, 480 का डिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो यहां से क्या लिखोगे, थीटा 2 डिवाइड बाय थीटा 1 इज इक्वल टू आई 2 डिवाइड बाय आई 1 का क्या होगा, स्क्वायर। थीटा 2 कितना है 60, थीटा 1 कितना है 30, आई 2 हमारे निकालना है, आई 1 4 है, उसका स्क्वायर है, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो या रूट ले लो पहले। तो यहां से आई 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू √2, तो आई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2। क्या होगा, 4√2। ये हमारे पास में आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, 4√2 जो है वो हमारा आंसर आएगा। चलिए जल्दी से बताओ, कर लोगे इस तरह के एग्जाम्पल। 4√2 करेक्ट हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल वो बना सकता है एग्जाम में, डिपेंड करता है उसके ऊपर, या फिर इस वाली इक्वेशन पर भी वो बना सकता है। मूविंग आयरन के अंदर जो इक्वेशन है ना, इस पर भी बना सकता है न्यूमेरिकल, इस वाले फॉर्मेट पर, जहां पर के दे देगा, थीटा दे देगा, नहीं तो के दे देगा, आई देगा, और डीएल बाई डी थीटा भी आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो इंडक्टेंस देगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है ना एग्जाम के अंदर, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस इक्वेशन से बनेगा ही बनेगा। बाकी मैंने आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली और ये कंडीशन टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स वाली, तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। यहां पर ध्यान रखना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अपन ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर दोनों टाइप के यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर भी स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम ही यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछ ले ग्रेविटी यूज कर सकते नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं डेफिनेटली। चलिए, तो ये हमारे पास में था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे पास में डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, यहां पर दो कोयल होती है, ध्यान रखना।
यहां पर दो कोयल होती हैं, कोयल 1, कोयल 2। तो यहां पर दो अभी 8-10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए थोड़ा सा रिवीजन सेशन चलेगा। जेकेएसबी के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है, उसमें भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जेकेएसबी के लिए मशीन कुछ अलग होगा, आप कर सकते हो प्रैक्टिस, है ना, उसमें भी। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की, अगर हम बात करें, इसमें दो कोयल होगी। कौन कौन सी? फिक्स्ड कोयल, मूविंग कोयल हमारे पास में होगी। इसमें डैम्पिंग कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। अगर आपसे बोल दिया जाए डैम्पिंग कौन सा होगा इसके अंदर, जल्दी से बताओ। डैम्पिंग कौन सा होता है इसके अंदर? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, करेक्ट। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारे पास में रहेगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी अपन यूज करते हैं ओनली अप टू 125 हर्ट्ज, यूज्ड ओनली अप टू 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट,
फॉर हायर फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखिएगा, हायर फ्रीक्वेंसी में आरएमएस मेजरमेंट के लिए जो है हम क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में क्या होगा, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी पर हम थर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी thermal instrument, thermal instrument is used, thermal instrument is used, thermal instrument is used। तो हायर फ्रीक्वेंसी पर हम क्या करेंगे, थर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे आरएमएस मेजरमेंट के लिए। डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, ये एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहां लिख देना इट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। इसको ये क्या होता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ध्यान रखना, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखिएगा, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एक बार एसी के लिए कैलिब्रेट कर दिया तो डीसी भी मेजर कर पाते हैं बिना किसी फर्दर मॉडिफिकेशन के ना। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से सेम एसी और डीसी अपन मेजर कर पाएंगे विदाउट फर्दर कैलिब्रेशन, हमें कैलिब्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो यहां पर लिख देना कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड फॉर measurement of, measurement of AC and DC without further modification। चलिए, तो हम इसको एसी और डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं बिना किसी फर्दर मॉडिफिकेशन के। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो यहां पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहां पर होता है I1 इंटू I2 इंटू कोस ऑफ अल्फा इंटू डीएम बाई डी थीटा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जहां पर अल्फा I1 I2 के बीच का एंगल होगा, तो यहां पर ये होगा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन I1 एंड I2। क्या होगा, तो I1 एंड I2 के बीच का एंगल हमारे पास में रहेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या रहेगा, I1 एंड I2 के बीच का एंगल जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीडी हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर स्केल क्या होगी, जल्दी जल्दी से बताओ, स्केल लीनियर या नॉन लीनियर, क्या दिख रहा है। कंट्रोलिंग टॉर्क भी हमारे पास में स्प्रिंग ही प्रोवाइड कराएगी ना, कंट्रोलिंग टॉर्क भी स्प्रिंग प्रोवाइड कराएगी। तो स्केल यहां पर क्या होगी, ध्यान रखना, थीटा प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2 होता है हमारे पास में। तो ये जो यहां से क्या बताएगा, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में, नॉन लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में होती है। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर I1 एंड I2 हमारे नेक्स्ट डायनोमीटर जैसे पीएमएमसी टाइप में अगर हम बात करें, तो पीएमएमसी मैंने क्या क्या पढ़ा है, वो हमने क्या क्या पढ़ा था, पीएमएमसी हमने, और पीएमएमसी हमने वोल्ट मीटर पढ़ा। और अगर डायनोमीटर का टाइप टाइप क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा,
लोग हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हैं? हैंड रेज का साउंड आ नहीं रहा है मेरे पास में आज। चलो अभी आवाज आ रही है? आज बहुत ही ज्यादा इश्यू हो रहा है, वही मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कर तो रहे लेकिन मेरे पास साउंड नहीं आ रहा है ना आज। तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन एंड से एरर है क्या? चलिए अभी सही आ रही है आवाज? चलिए नेक्स्ट। तो यहां पर हमें तीन चीज पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? डायनोमीटर टाइप हमारे पास में। अच्छा, सिग्नल सिस्टम की क्लास याद है ना? सिग्नल सिस्टम की क्लास आज मॉर्निंग में हो गई थी, तो अभी इवनिंग में नहीं होगी है ना वापस से, क्योंकि मॉर्निंग से मैं अभी तक क्लास ही ले रहा हूँ सुबह से लेकर। वापस हो रही प्रॉब्लम? चलिए अभी साउंड आ रही है? हो सकता है वो इस सेशन के अंदर जो है वो कभी कभार होता है कि कुछ लिंक के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्लास एंड पर ही वो खत्म होती है। अभी ठीक आ रही है? अब ठीक है। चलिए चलिए, अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में तीन होंगे, अमीटर, वोल्ट मीटर एंड वोट मीटर हमारे पास में होंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो डायनमोमीटर टाइप अमीटर में बात कर लेता हूं मैं। डायनमोमीटर टाइप अमीटर, डायनमोमीटर टाइप अमीटर, डायनमोमीटर टाइप अमीटर। चलिए अगर हम डायनोमीटर टाइप एमीटर के अंदर अगर हम बात करें, तो डायनोमीटर टाइप एमीटर जो होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। डायनोमीटर टाइप एमीटर जो है वो क्या होगा हमारे पास में। तो डायनोमीटर टाइप एमीटर के अंदर जो है अगर मैं बात करूं इसमें, तो डायनोमीटर टाइप एमीटर के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, या डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूं। डायनोमीटर टाइप एमीटर का डायग्राम ऐसा होता है। यहां पर हमारा लोड होगा और यहां पर हमारे पास में मूविंग कॉइल होगी। ऐसा डायग्राम होगा। ये होगा फिक्स्ड कॉइल में FC1 और FC2 दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और यहां पर क्या होगी, स्केल होगी हमारे पास में। बस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। आपको यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है इसका I² × dm/d थीटा। इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पर I² × dm/d थीटा होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराता है, स्प्रिंग प्रोवाइड कराती है K थीटा। बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, तो TC और TD दोनों बराबर होंगे। TC मतलब K थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, I² × dm/d थीटा होगा। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू I² होगा ना। थीटा प्रोपोर्शनल टू I² मींस क्या होगा हमारे पास में। स्केल जल्दी से बताओ, लीनियर या नॉन लीनियर? स्केल क्या होगी इसके अंदर, लीनियर या नॉन लीनियर?
स्केल लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी, जल्दी से बताओ। नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में रहेगी, क्या रहेगी, ध्यान रखिएगा, नॉन लीनियर स्केल। अच्छा ये बताओ, ये जो वॉइस ब्रेक वाली है, बीच बीच में आवाज चले जाने वाली जो प्रॉब्लम है, वो वाईटी वाली क्लासेस में तो नहीं होती ना, अपनी 2 घंटे क्लास भी चलती तो भी नहीं होता उसमें। तो एक बार मैं कंप्लेन करता हूँ आज थोड़ा सा। नहीं होता है ना, ठीक है, मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन वाले से ना। चलिए, स्केल हमारे पास में क्या होगी, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में रहेगी, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर, डायनमोमीटर टाइप वोल्टमीटर, डायनमोमीटर टाइप वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। तो डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर के अंदर क्या होगा हमारे पास में, तो यहां पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एस स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी थीटा होता है। ये फॉर्मूले डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। स्केल हमारे पास में क्या होगी, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, के थीटा होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी इक्वल टू क्या होगा, के थीटा होगा। बैलेंस कंडीशन पर टीसी और टीडी दोनों बराबर होंगे। के थीटा हमारे पास में रहेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एस स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी थीटा। थीटा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा आपके पास में। तो नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में रहेगी, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में होगी। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या रहेगी, नॉन लीनियर स्केल हमारे पास में होगी, है ना। यहां वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यहां पर करंट के प्रोपोर्शनल है हमारे पास में, किसके अंदर, तो यहां पर अमीटर के अंदर। अब हमारे पास में आएगा, नेक्स्ट होगा डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर, और ये होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां हेडिंग लिखिए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। चलिए देखो, ये वोट किसकी यूनिट होती है, अगर आपको ये पता होगा कि ये वोट किसकी यूनिट होती है, एक्टिव पावर की यूनिट होगी, किसकी, ध्यान रखना, वोट हमारे पास में किसकी यूनिट होती है, एक्टिव पावर की यूनिट होती है। अगर वोट अगर हमारे पास में एक्टिव पावर की यूनिट है, तो इसको अपन कहाँ यूज करेंगे, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्टिव पावर, है ना। तो क्या मेजर करता है, ध्यान रखना, वोट मीटर। तो यहां पर लिख देना, इट मेजर एक्टिव पावर, इट मेजर एक्टिव पावर। तो ये क्या करेगा, एक्टिव पावर मेजर करेगा वोट मीटर हमेशा। इसमें भी हमारे पास में क्या होगी, दो कोयल होगी, दो कोयल होगी, एक हमारे पास में ये होगी फिक्स्ड कोयल, और दूसरी हमारे पास में क्या होगी, मूविंग कोयल होगी। इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम होगा। फिक्स्ड कोयल का इंडक्टेंस L1 L2 हमारे पास में, तो ये मान लो ये फिक्स्ड कोयल है, और ये क्या है, ये है मूविंग कोयल, ये है मूविंग कोयल हमारे पास में। यहां पर जो फिक्स, इसी का डायग्राम ऐसा भी बनाते हैं, वोट मीटर का डायग्राम आपको शायद पता होगा। तो वोट मीटर का डायग्राम हम कुछ इस तरह का बनाते हैं, इस तरह का डायग्राम हमारे पास में होगा। यहां पर क्या होगा, लोड हमारे पास में रहेगा, और ये होगा वोटमीटर का सिंबल। यहां पर करंट आई होगा, यहां पर लोड हमारे पास में रहेगा, ये आर एस हमारे पास में होंगे, और ये लोड का वोल्टेज कितना है, वी हमारे पास में। पावर फैक्टर क्या है, लेगिंग पावर फैक्टर है कोस फाइव, जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं ना। एज्यूम पावर फैक्टर क्या है हमारे पास में, लेगिंग है कोस फाइव हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, एक्टिव पावर मेजर करेगा कौन, ध्यान रखना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वोट मीटर है, वो एक्टिव पावर मेजर करेगा। ये जो कोयल है ना, ये जो कोयल है हमारे पास में, इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड कोयल, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कोयल, और इसको अपन बोलते हैं मूविंग कोयल, मूविंग कोयल। तो ये हमारे पास में क्या होगा, मूविंग कोयल होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये हमारे पास में फिक्स्ड कोयल और मूविंग कोयल होती है। लेगिंग लोड होता है आर एस आर, ये सारी चीजें हमारे पास में रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो वोटमीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला यहां जो होता है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी इक्वल टू
VI cos phi डिवाइड बाय RS इंटू DM बाय डी थीटा। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये हमारे पास में क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD हमारे पास में। VI cos phi किसका होता है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा TD वो होगा P एवरेज डिवाइड बाय R इंटू DM बाय डी थीटा। तो यहां से पता लगेगा कि यहां जो टॉर्क लगता है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है एवरेज पावर पर। तो एवरेज पावर ही मेजर करता है ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में। तो यहां तक की चीजें क्लियर है? एक बार बताओ, यहां तक की चीज क्लियर है सभी को? क्लियर यहां तक? चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, आपसे पूछा जाएगा 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। क्या पूछा जाएगा? 3 फेज 4 वायर सिस्टम और सिस्टम में भी कौन सा है? पहला है बैलेंस्ड सिस्टम, नेक्स्ट होगा 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस सिस्टम, नेक्स्ट होगा 3 फेज 3 वायर बैलेंस्ड और अनबैलेंस सिस्टम। आपसे पूछेगा बताओ कितने हमें वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, तो आपसे पूछेगा कितने वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास में। हाँ, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम भी इसको बुलाता है। वैसे ज्यादातर इसको नहीं बोलते, 3 वोल्टमीटर मेथड को बोलते हैं, इस वाले को ब्लॉन्डेल्स बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास पहले में 1 वोल्टमीटर चाहिए, यहां पर 2 वोल्टमीटर चाहिए और यहां पर 3 वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 2 3 से आप याद रखना है ना, 1 2 3 से आप याद रखना कि कितने कितने वोल्टमीटर की हमारे पास में रिक्वायरमेंट होगी, है ना। चलिए, तो इसके आगे अपन कल ही स्टार्ट करें। एक बार मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन वाले से बात कर लेता हूँ, ये जो वॉइस ब्रेक वाला इश्यू है इसको रिजॉल्व करते हैं और इसके आगे कल हम स्टार्ट करेंगे वोट मीटर। हमारा कल हमारा वोट मीटर चलेगा पूरी क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग, और वो खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी एनर्जी मीटर और भी टॉपिक है ना। ज्योग्राफी क्लास में अभी आज अपलोड करूंगा ना, आज अपलोड करूंगा। 2 दिन से मैं बहुत बिजी था, मुझे टाइम भी नहीं था, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था मैं। बट हाँ, आज अपलोड हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास शाम को, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।